हेलो एवरीवन। आज हम ईसोफेगस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पढ़ने वाला है हम लोग डिफ्यूज़ ईसोफेगल स्पाज़म, जो मोटिलिटी डिसऑर्डर है ईसोफेगस के वो। तो उसको समझने के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिससे आपको एक ही बार में चीज़ें याद रह जाएगी दिमाग में। आपके एमसीक्यूज़ को जस्ट देखने के बाद ही सारे बनने लगेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्टिक करना मेरे साथ, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद, इसको एक बार इमेजिन करने के बाद आपके बहुत सारे ईसोफेगस के क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले तो इसको समझाने के लिए मैंने एक ओलंपिक ट्रैक बनाया है। वो ओलंपिक ट्रैक के अंदर अलग अलग एथलीट्स हैं जो दौड़ रहे हैं, ठीक है। पहले है नॉर्मल इंसान जो अपना नॉर्मल दौड़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टल्सिस का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा। प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, हर चीज़ उसकी नॉर्मल रहेगी। ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल इंसान। दूसरा जो बनाया है मैंने, वो बनाया है एक्लेशिया। अब इसमें मैंने जो है एक हर्डल बनाया, वो हर्डल ऐसा हर्डल है, इट इज़ जस्ट लाइक कि दो दरवाजे जो है वो बंद हो गए और वो इतनी कस के बंद है कि उसको कितना भी खींच लो वो नहीं खुल रहा है। जिसका मतलब ये है, दरवाज़ा एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर को। तो स्पिंक्टर इतना टाइट है कि वो नहीं खुलता है वो, ठीक है। और उसके ऊपर, हर्डल के ऊपर मैंने चिड़िया बना दी। जैसे बहुत सारे मैदानों में ऐसा होता है कि चिड़िया उड़कर बैठकर, मतलब बैठ जाती है चीज़ों पर आकर, उसी तरीके से उस पर बैठी हुई है। ये आपको रिप्रेजेंटेशन देगा कि बर्ड बीक अपीयरेंस मिलता है एक्लेशिया के अंदर, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास में, वो मैंने बनाया है ऑक्टोपस। अब यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या है कि तीसरा जो एथलीट है वो खुद अपना ईसोफेगस है और वो भी दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसको जो है, ऑक्टोपस के इतने सारे हाथ है, वो एक एक करके उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपने इमेजिन कर लिया तो इससे आपको इमेजिन हो जाएगा DES, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म। मैं समझा रहा हूँ एक एक करके। अब इमेजिन करो आपको कि ये ईसोफेगस है और ये ऑक्टोपस अलग अलग तरह से उसको दबा रहा है, ठीक है। तो अगर वो दबा रहा है तो उसको दबाने के बाद जो उसका शेप रहेगा वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। एक साइड से उसने दबाया, फिर छोड़ा, फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर दबाया। तो ये हो जाएगा एक स्क्रू की तरह, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, ठीक है। इमेजिन करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। ये स्क्रू की तरह है, ठीक है। सो ये हो जाएगा कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। तो बेरियम स्वॉलो के अंदर कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। या अगर इसको और दूर से देखा जाए तो ये ऐसा लगेगा जैसे जो बीड होती है, जो हार होता है मोतियों का, वो, तो उसको हम बोलेंगे रोजरी बीड्स। तो बेरियम स्वॉलो के अंदर आपको जो डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म, उसमें क्या मिलेगा, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस या रोजरी बीड्स। आप इमेजिन कर लोगे कि ऑक्टोपस ने उसके अलग अलग तरह से दबाया है, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। दूसरी चीज़, क्लिनिकल फीचर क्या है। क्लिनिकल फीचर में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने ऑक्टोपस के साथ में एक हार्ट भी बनाया है। अब ये जो हार्ट है वो एक्चुअली बता रहा है कि पेशेंट का क्लिनिकल फीचर क्या होगा। तो वो होगा चेस्ट पेन और दूसरा होगा अपना डिस्फेजिया। कॉमन सेंस कि भैया अगर अलग अलग जगह से दबाएगा वो, तो डिस्फेजिया तो होगा। तो इसके अंदर जो है पेरिस्टल्सिस का डायरेक्शन जो रहता है वो ऊपर से नीचे नहीं रहता है, कहीं से ये किसी भी हाथ से कभी नीचे भी दबा सकता है, कभी ऊपर भी दबा सकता है। तो उस तरीके से रहेगा ये क्लिनिकल फीचर रहेगा इनका, चेस्ट पेन और डिस्फेजिया, ठीक है। अब इसको MI से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, आप एक ECG करा लो। ECG जो है वो नॉर्मल दिखेगी, तो आपने MI से डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, हो क्या रहा है कि मसल का स्पाज़म हो रहा है, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म, नाम में ही स्पाज़म है। तो स्पाज़म को रिलीज़ करने के लिए हम क्या देंगे, मसल रिलैक्सेंट। तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो गया हमारे पास में, मसल रिलैक्सेंट। वो हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट। अगर मेडिकल मैनेज करने के बाद भी ये चीज़ ठीक नहीं होती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर्जरी। सर्जरी में क्या करेंगे हम, मायोटोमी। तो ये हमने कर दी। तो ये चीज़ बहुत सिंपल एक बार में याद होनी चाहिए, दैट इज़ डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म। और हो भी जाएगा, अगर ऑक्टोपस आपको याद है तो आपको पूरी की पूरी चीज़ याद हो जाएगी। आगे हम आते हैं दूसरी चीज़ पर, दैट इज़ दिस नट क्रैकर ईसोफेगस, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, सपोज जो एक और चौथा एथलीट है वो और कोई नहीं बल्कि दारा सिंह है। दारा सिंह इज़ लाइक पहलवान, इज़ लाइक प्रेशर, ओके, जोर लगाना है, बहुत सारी चीज़। तो इसके अंदर क्या रहता है कि सर डायरेक्शन जो रहेगा पेरिस्टल्सिस का वो नॉर्मल रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। पेरिस्टल्सिस का जो प्रेशर रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो पावरफुल होगा। इसीलिए तो दारा सिंह बना है, पहलवान बनाया हमने, कि हर पेरिस्टल्सिस का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो पावरफुल है। और इसीलिए इसमें आपको जो मैनोमेट्री करोगे, जो प्रेशर आप मेजर करोगे, वो कितना रहेगा, 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये आपको कॉमन सेंस से समझना है
कि प्रेशर कौन लगा रहा है, यही लगा सकता है। ऑक्टोपस के तो गिलबिला हाथ है, वो तो लगा ही नहीं सकता। ये पहलवान आदमी है, तो पहलवान आदमी बहुत प्रेशर लगा रहा है, सो दैट इज़ 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नट क्रैकर ईसोफेगस। अब इसके अंदर भी मैंने दिल बना दिया है, ठीक है। तो इससे आपको एक और चीज़ याद रखना है, दैट इज़ अ क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर और कुछ नहीं है इसका, चेस्ट पेन और डिस्फेजिया, वही सेम टू सेम। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है एक तो बेरियम सोलो में कैसा दिख रहा है, और दूसरा इसमें प्रेशर मैनोमेट्री में कितना दिख रहा है। इसमें प्रेशर मैनोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारे पास में आ गया थॉर का हैमर, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल। अगर और ज़्यादा जोर लगा रहा है और सुपर पावरफुल है तो वो हो जाएगा हमारे पास में जैक हैमर ईसोफेगस, जैक हैमर ईसोफेगस, ओके, जिसके अंदर DCI जो है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्टाइल इंडेक्स, वो 8000 के ऊपर हो जाएगा। तो अब आप इसको समझ, ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एक्लेशिया हो गया, बर्ड बीक अपीयरेंस, ये डिजिटल डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म हो गया, कॉक्सक्रू अपीयरेंस और रोजरी बीड अपीयरेंस, ये हो गया हमारे पास नट क्रैकर ईसोफेगस, और ये हो गया जैक हैमर ईसोफेगस। अब आप जाके एक बार क्वेश्चन लगाओ, आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। थैंक यू।